दोस्तों, जिस समुद्री ताकत के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाया करते थे, जिस ताकत के भरोसे विश्व युद्ध तक की चेतावनियां दी जाती थीं, आज वही ताकत ट्रंप के हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका को भारत के आगे झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। ये कोई बयान नहीं, ये अटलांटिक महासागर में बदलती हुई हकीकत है। अमेरिका अब तक जिस रणनीति पर चलता आया था वो साफ थी: तेल पर कब्जा, समुद्र पर नियंत्रण और ताकत का खुला प्रदर्शन। वेनेजुएला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। तेल के लिए आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य दबाव और सीधे सत्ता को कमजोर करने की कोशिश। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जिस वेनेजुएला के तेल को अमेरिका अपनी मुट्ठी में समझ रहा था, वही तेल अब अमेरिका के हाथों से फिसलता दिख रहा है। और यही वो मोड़ है जहां से खेल पलट गया। जिस समुद्री ताकत के भरोसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी पूरी दुनिया को आंखें दिखाते हुए ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वॉशिंगटन ने चाहा तो समुद्रों से लेकर वैश्विक व्यापार की धमनियों तक सब कुछ उसकी मुट्ठी में रहेगा, वही ताकत अब धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलती हुई दिखाई देने लगी है। और यही वह मोड़ है जहां से कहानी में सस्पेंस जन्म लेता है, क्योंकि बीते 24 घंटों में हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि दुनिया के रणनीतिक गलियारों में बैठा हर विश्लेषक यह सोचने पर मजबूर है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। अमेरिका जिस आत्मविश्वास के साथ भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहा था, यह मानकर कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, वही अमेरिका अब खुद असहज दिखाई देने लगा है। भारत ने न तो बयानबाजी में उलझने का रास्ता चुना और न ही किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई, बल्कि एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिनका असर शब्दों में नहीं बल्कि जमीन और समुद्र दोनों पर दिखाई देने लगा। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम को सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि रणनीतिक शतरंज की निर्णायक चाल कहा जा रहा है। अमेरिका की समुद्री पकड़, जो दशकों से नॉर्थ अटलांटिक से लेकर कैरिबियन और हिंद महासागर तक उसकी असली ताकत मानी जाती थी, अब सवालों के घेरे में है। खासकर तब जब भारतीय नौसेना की मौजूदगी नॉर्थ अटलांटिक के उन इलाकों में महसूस की जाने लगी जहां अब तक अमेरिकी प्रभाव निर्विवाद माना जाता था। ये कोई औपचारिक युद्ध घोषणा नहीं थी, न ही किसी तरह की सीधी चुनौती, लेकिन रणनीति की भाषा में यह संकेत इतना गहरा था कि वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हलचल मच गई। इसी बीच वेनेजुएला के तेल को लेकर बना वह पुराना नैरेटिव भी दरकने लगा, जिसके सहारे अमेरिका ने वर्षों तक ऊर्जा राजनीति को अपने पक्ष में मोड़े रखा था। जिस तेल के लिए वेनेजुएला पर प्रतिबंधों, दबाव और सत्ता परिवर्तन तक की कहानियां गढ़ी गईं, वही तेल अब अमेरिका के हाथों से फिसलता हुआ नजर आने लगा। और सस्पेंस यहीं गहराता है, क्योंकि इस पूरे खेल में भारत का नाम अब केंद्र में आने लगा है। भारत ने न तो खुलेआम घोषणा की और न ही किसी मंच से चुनौती दी, लेकिन जिस तरह से ऊर्जा आपूर्ति, वैकल्पिक भुगतान तंत्र और समुद्री सुरक्षा को जोड़कर एक व्यापक रणनीति बुनी गई, उसने यह साफ कर दिया कि खेल सिर्फ तेल खरीदने का नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने का है। दुनिया के कई देश जो अब तक अमेरिकी लाइन से हटकर बोलने से हिचकते थे, वे अचानक संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर अलग अलग सुर में बात करते दिखाई देने लगे। और यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि उन संकेतों का नतीजा था जो भारत की ओर से बेहद शांत लेकिन ठोस तरीके से दिए गए। इसी बीच फ्रांस के साथ भारत की नजदीकियां भी कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आईं, क्योंकि जब पेरिस और नई दिल्ली ने रणनीतिक सहयोग को सार्वजनिक रूप से मजबूत करने के संकेत दिए, तो संदेश सिर्फ इतना नहीं था कि दो देश साथ आ रहे हैं, बल्कि यह भी था कि अमेरिका केंद्रित व्यवस्था अब अकेली धुरी नहीं रह गई है। सस्पेंस इस बात में है कि अमेरिका को यह एहसास कब और कैसे हुआ कि जिस भारत को वह केवल एक उभरता हुआ बाजार या रणनीतिक साझेदार समझ रहा था, वही भारत अब स्वतंत्र फैसले लेने की स्थिति में है। और यही वह क्षण है जहां कहानी का तापमान अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा, समुद्र और कूटनीति तीनों मोर्चों पर एक साथ दबाव बनने लगता है। भारतीय नौसेना की गतिविधियां, ऊर्जा सौदों में नए समीकरण और वैश्विक मंचों पर बदला हुआ माहौल, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही बड़े चित्र के हिस्से दिखाई देने लगते हैं। अमेरिका के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसकी ताकत हमेशा से बहुआयामी रही है। लेकिन जब हर आयाम पर एक साथ सवाल खड़े होने लगें तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी असहज हो जाता है। और यही असहजता अब साफ झलकने लगी है। कहानी में सस्पेंस इसलिए भी बना रहता है क्योंकि कोई भी पक्ष खुलकर अपने अगले कदम का खुलासा नहीं कर रहा। भारत चुपचाप आगे बढ़ रहा है।
अमेरिका सार्वजनिक तौर पर संयम दिखाने की कोशिश कर रहा है और बाकी दुनिया हालात को परखते हुए अपने हितों की गणना कर रही है। वेनेजुएला का तेल अब सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। इस बात का प्रतीक कि पुरानी व्यवस्था में दरारें पड़ रही हैं और नई व्यवस्थाएं आकार ले रही हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी तनाव है या फिर वास्तव में वैश्विक शक्ति संतुलन का वह क्षण आ चुका है जहां से वापसी संभव नहीं। सस्पेंस इसीलिए बना हुआ है क्योंकि जवाब अब भी किसी के पास नहीं है, लेकिन संकेत साफ हैं कि समुद्रों की लहरों के नीचे और ऊर्जा सौदों की फाइलों के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका है जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय कर सकता है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त हर राजधानी में, हर थिंक टैंक में और हर रणनीतिक बैठक में सिर्फ एक ही नाम बार बार लिया जा रहा है, भारत। क्योंकि इस पूरी कहानी में भारत न तो शोर मचा रहा है और न ही जल्दबाजी दिखा रहा है, बल्कि उसी खामोशी से आगे बढ़ रहा है जो किसी भी बड़े भू राजनीतिक बदलाव से पहले सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। और यही खामोशी इस सस्पेंस को और गहरा बना देती है। जिस समुद्री ताकत के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाते हुए विश्व युद्ध तक की धमकी दे रहे थे, अब वही समुद्री ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से फिसल चुकी है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक भारत की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी देते हुए ऐसा सोच रहे थे कि भारत अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन हालात बदले और भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जो किया उसके चलते खुद अमेरिका को भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालात इस वक्त बदल चुके हैं। जिस तेल के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक को अपने कब्जे में ले लिया, अब वही वेनेजुएला का तेल इस वक्त अमेरिका के हाथों से फिसल चुका है। हालात बदल रहे हैं दुनिया भर के देश इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका के खिलाफ हैं, तो वहीं भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बवाल मचा दिया है उसके चलते अब पूरी दुनिया में भारत को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी ने जैसे ही कदम रखा मानो बवंडर उठ चुका हो। हालात बदल चुके हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जैसे अब अमेरिका का वेनेजुएला के तेल से हमला और अमेरिका की ताकत वेनेजुएला के तेल से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। खबर जो सामने आ रही है उसके बाद से पूरी दुनिया भर में भारत को लेकर इसकी चर्चा हो चुकी है। तेल के खेल पर अब भारत राज करने जा रहा है, यानी जिस वेनेजुएला के तेल को लेकर के अमेरिका ने पूरा प्रपंच रचा था, अब वही तेल भारत के कब्जे में आने जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका के साथ इस वक्त पूरी दुनिया के देश लगातार इस वक्त अपोजिट बैठकर के लगातार यूएन में बात कर रहे हैं, तो वहीं भारत जमीनी स्तर पर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। एक तरफ तो भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के सीधे तौर पर अमेरिका को ऐसी धूल चटाई है। अटलांटिक की लहरें उस रात कुछ अलग ही कहानी सुना रही थीं, जैसे समुद्र खुद सांस रोककर किसी ऐसे मोड़ का इंतजार कर रहा हो जहां से दुनिया की ताकतों का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि अब यह सिर्फ पानी की हलचल नहीं थी, बल्कि वैश्विक राजनीति की नसों में दौड़ते डर, अहंकार और रणनीति का उफान था। एक ऐसा उफान जिसमें अमेरिका की वर्षों पुरानी समुद्री बादशाहत पहली बार खुले तौर पर चुनौती के घेरे में दिखाई देने लगी थी। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में था वेनेजुएला का तट, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और अचानक उभर कर सामने आई भारत की मौजूदगी, जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और ब्रसेल्स तक सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई खेल अब वैसा ही रहेगा जैसा अब तक चलता आया था। अमेरिका ने जब रूसी तेल टैंकरों को रोकने और अपने कमांडो ऑपरेशन के जरिए उन्हें नियंत्रण में लेने का फैसला किया, तो यह सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक वार था। एक ऐसा संदेश जिसमें साफ कहा गया था कि अब चेतावनी का दौर खत्म हो चुका है और सीधी कार्रवाई का समय आ गया है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल गया था कि समुद्र सिर्फ ताकत नहीं, संतुलन भी मांगता है। और जैसे ही यह खबर फैली कि रूस के 2 से ज्यादा टैंकर वेनेजुएला के पास फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया के रडार अचानक सक्रिय हो गए, क्योंकि यह घटना सीधे सीधे रूस की संप्रभुता और उसकी रणनीतिक लाल रेखाओं को छू रही थी। मॉस्को में इसे किसी सीमित घटना की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसे उस चिंगारी के रूप में पहचाना गया जो अगर अनियंत्रित हुई तो अटलांटिक की गहराइयों से लेकर यूरोप की सड़कों तक आग फैला सकती है। और यही वजह थी कि रूस की प्रतिक्रिया पहले चुप्पी में लिपटी रही,
एक खामोशी जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक थी, क्योंकि उसी खामोशी के पीछे परमाणु क्षमता वाली सबमरीनों की आवाजाही तेज हो चुकी थी। ऐसे युद्धपोत जो अब तक सिर्फ ब्लैक सी या आर्कटिक की बर्फीली परतों के नीचे देखे जाते थे, अब अटलांटिक की खुली छाती पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, और यह सब सैटेलाइट इमेज में कैद हो रहा था। हर नई तस्वीर के साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यह साफ हो चुका था कि रूस अकेले नहीं उतरेगा। और यहीं से कहानी ने वह मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना तो की थी, लेकिन इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। जब रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार की ओर रुख किया, भारत की ओर, यह कोई सामान्य राजनयिक संवाद नहीं था, यह एक रणनीतिक संकेत था, एक ऐसा SOS जिसमें छुपा हुआ अर्थ पूरी दुनिया समझ गई थी। क्योंकि भारत जब किसी समुद्री थिएटर में कदम रखता है तो वह सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने नहीं आता, वह समीकरण बदलने आता है। अब तक भारत को इंडियन ओशियन, अरब सागर और हिंद प्रशांत तक सीमित करके देखने की आदत दुनिया को पड़ चुकी थी, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी ने उस सोच को तोड़ दिया। यह एक साइलेंट लेकिन गूंजता हुआ संदेश था कि भारत की समुद्री रणनीति अब क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो चुकी है। और यही वह पल था जब ट्रंप प्रशासन के भीतर अलार्म बजने लगे, क्योंकि जिस प्लान के तहत वेनेजुएला पर दबाव बनाकर रूस को आर्थिक और रणनीतिक रूप से घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही थी, वह प्लान अब दरकता हुआ नजर आ रहा था। अचानक खबर आई कि वेनेजुएला के पोर्ट्स पर फंसे टैंकरों को रिलीज किया जा रहा है, जिनमें रूसी टैंकर भी शामिल थे। और यह फैसला किसी नरमी का संकेत नहीं बल्कि मजबूरी का नतीजा था, क्योंकि अमेरिका समझ चुका था कि अगर इस टकराव में भारत पूरी तरह सक्रिय भूमिका में आ गया तो यह सिर्फ रूस अमेरिका का मुद्दा नहीं रहेगा, यह एक बहुपक्षीय शक्ति संघर्ष बन जाएगा जहां नैरेटिव कंट्रोल अमेरिका के हाथ से फिसल सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वह सिर्फ हथियारों से नहीं, सोच से लड़ता है। उसकी मौजूदगी सिर्फ युद्धपोतों की संख्या नहीं बल्कि उस भरोसे की गिनती होती है जो कई देश उसके साथ जोड़कर देखते हैं। और नॉर्थ अटलांटिक में भारतीय नेवी की एंट्री ने यह साफ कर दिया कि अब समुद्रों में सिर्फ पुरानी महाशक्तियों की मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि नई संतुलनकारी ताकतें भी नियम तय करेंगी। इस पूरे घटनाक्रम में सस्पेंस इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि कोई भी पक्ष खुलकर युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन हर मूवमेंट, हर रडार सिग्नल और हर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के पीछे छुपा हुआ तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। जैसे पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां एक गलत कदम अटलांटिक को युद्ध का मैदान बना सकता है। और ठीक इसी अनिश्चितता के बीच भारत की चुपचाप लेकिन निर्णायक मौजूदगी सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरती है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि खेल सिर्फ तेल टैंकरों या प्रतिबंधों का नहीं रहा। यह उस नए वैश्विक क्रम का संकेत है जिसमें भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि दिशा तय करने वाली ताकत बनकर उभर रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस वक्त सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि भारत की अगली चाल को भी उतनी ही बेचैनी से देख रही हैं। अटलांटिक में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी कोई साधारण सैन्य तैनाती नहीं थी, बल्कि यह उस अदृश्य लाल रेखा का उल्लंघन था जिसे दशकों से अमेरिका ने अपने समुद्री प्रभुत्व के चारों ओर खींच रखा था। यही कारण है कि वॉशिंगटन में इसे एक सामान्य रणनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि सीधी चुनौती के रूप में पढ़ा गया। व्हाइट हाउस से आया बयान औपचारिक चेतावनी नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन की एक सियासी धमकी थी। 500% टैरिफ, प्रतिबंधों की बात और भारत को वैश्विक आर्थिक प्रणाली से अलग थलग करने के संकेत। लेकिन यह हथौड़ा जमीन पर पड़ते ही खोखला साबित हुआ। ट्रंप का संदेश सीधा था, पीछे हटो वरना अंजाम भुगतो। पर भारत ने इसे अल्टीमेटम नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। भारत जानता था कि यह केवल रूस से तेल खरीद या किसी एक जहाज का सवाल नहीं है, यह उस नई विश्व व्यवस्था का ट्रायल रन है जो आने वाले दशक में तय करेगी कि समुद्रों पर किसका नियम चलेगा। आज अगर अमेरिका अटलांटिक में जहाजों को रोक सकता है तो कल इंडियन ओशन में भी वही दोहराया जाएगा, और भारत के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। इसलिए भारत ने पीछे हटने के बजाय पूरे क्षेत्र में उतरने का फैसला किया, और यहीं से सस्पेंस ने आकार लेना शुरू किया। समुद्र में अब केवल युद्धपोत नहीं थे बल्कि संदेश तैर रहे थे, बिना बोले, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के। हर रडार लॉक एक चेतावनी था, हर कोर्स करेक्शन एक अल्टीमेटम और हर फ्लैग सिग्नल एक बयान। दुनिया सांस रोक कर देख रही थी कि पहला कदम कौन उठाएगा, क्योंकि पहला कदम ही आखिरी भी हो सकता था। भारत की एंट्री ने इस पूरे खेल का टेम्पो बदल दिया।
अब यह अमेरिका बनाम रूस का द्वंद्व नहीं रहा, बल्कि एक त्रिकोणीय शक्ति संतुलन बन चुका था, जिसमें भारत निर्णायक फैक्टर बनकर उभरा। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी सार्वजनिक पुष्टि तो किसी ने नहीं की, लेकिन जिसने इस पूरी कहानी की दिशा पलट दी। अटलांटिक में एक अघोषित घटना, एक ऐसा मूव जिसने अमेरिका, रूस और भारत तीनों को एक ही क्षण में एक ही लाइन पर खड़ा कर दिया। लेकिन आगे कौन था, यह स्पष्ट था। उस पल ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल उभरती शक्ति नहीं, बल्कि संकट प्रबंधन की धुरी बन चुका है। यही वह क्षण था जब दुनिया को समझ में आया कि भारत की मौजूदगी केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रणनीतिक स्थिरता का संकेत है। और यहीं से पहला हिस्सा साफ हुआ कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बीच में हुआ क्या और क्यों अचानक वैश्विक संतुलन भारत के पक्ष में झुकने लगा। नाटो के भीतर जो देश अब तक अमेरिका के साथ खड़े होकर बातचीत की मेज पर दबाव बना रहे थे, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उन्होंने चुपचाप अपना रुख बदला। यह कोई सार्वजनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक पुनर्संरेखण था। अमेरिका के मंच से हटकर भारत के साथ खड़े होने का फैसला इस बात का संकेत था कि उन्हें अब शक्ति से ज्यादा संतुलन चाहिए था, और संतुलन इस वक्त भारत दे सकता था। भारत अब तक अपनी नेवी की क्षमता, लॉजिस्टिक्स और दूर दराज ऑपरेशंस की तैयारी के बल पर इस क्षेत्र में उतरा था, लेकिन अब दुनिया ने यह समझ लिया कि यह केवल शक्ति का सवाल नहीं, बल्कि भरोसे का सवाल है। भारत की एंट्री ने पूरे सिनारियो को अपने नियंत्रण में लेने का संकेत दे दिया था, और यही कारण था कि समर्थन हथियारों तक सीमित नहीं रहा, यह कूटनीतिक ढाल में बदल गया।